गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हमारी ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। आज हम जो कक्षा 12 हमारा जो जीव विज्ञान विषय है, उसी जीव विज्ञान का जो पार्ट 3 है हमारा मानव में जनन, उसका पार्ट 12 पढ़ेंगे। कौन सा पार्ट पढ़ेंगे? 12 पार्ट। पिछला जो हमने पार्ट पढ़ा था 11 पार्ट, जो 11वां नंबर का पार्ट जो हमने पढ़ा था पिछला, उस पार्ट के अंतर्गत हमने पढ़ा था आर्तव चक्र। क्या पढ़ा था? आर्तव चक्र, जो महिलाओं में पाया जाता है, जिसको हम मासिक चक्र भी बोलते हैं या उसको हम राज्य चक्र भी कहते हैं, जो कि महिलाओं में एक जनन की आयु का क्या होता है? सूचक होता है। तो उसको हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि उसमें हमने क्या क्या देखा था। शॉर्ट में हम उसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं और उसके बाद में हम आगे का जो आज का है हमारा, उसमें रज चक्र का एक तो हार्मोनल नियंत्रण है और एक मानव की जो प्रजनन कार्य की है, उसमें कौन कौन से चरण होते हैं, उनके बारे में हम आज की क्लास में चर्चा करेंगे। तो देखते हैं हम कल का जो हमारा टॉपिक था रज चक्र, उसके बारे में समझते हैं। देखो, जो रज चक्र था हमारा, रज चक्र, या जिसको हम क्या नाम दे सकते हैं? आर्तव चक्र, यह इसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी मासिक चक्र। मेंस्ट्रुअल साइकिल, मासिक चक्र भी इसको बोलते हैं। देखो, इसमें आपको जो मुख्य चीज़ थी वो बताई है कि ये कितने दिन का होता है? 28 दिन का होता है। कितने दिन का होता है? 28 दिन का ये पूरा अवधि होती है इसकी। यानी अगर हम माने 1 से लेकर कितने दिनों तक? 28 दिनों तक। अब इसके बारे में देखो बताया गया क्या कि इसकी जो अवस्थाएं हैं वो बताई गई हैं। तो इसकी जो सबसे पहली जो अवस्था है वो हमारी है कौन सी? यानी ये मान लो हमारा, तो यहाँ से जो ये पहली अवस्था है ये हमारी है कौन सी? रक्तस्रावी प्रावस्था, जो 1 से लेकर 4 दिन तक है। इसको बोलते हैं क्या? रक्तस्रावी प्रावस्था। यानी ये हमारे गर्भाशय के जो स्तर थे वो धीरे धीरे टूटेगा और रक्त श्लेष्मा के साथ क्या होगा? बाहर निकलेगा। उसको बोलते हैं हम रक्तस्रावी प्रावस्था। ये 1 से 4 दिन तक की होती है। और इसमें क्या क्या बताया आपको कि इसके अंदर क्या होता है? रोजाना का 25 से 65 मिली, 25 से 65 मिली जो स्राव है वो रोजाना का क्या होता है? स्रावित होता है। कितना? 25 से 65 मिली स्राव स्रावित होता है इसमें। और इसके साथ साथ क्या क्या निकलता है? एक तो रक्त निकलता है, श्लेष्मा निकलता है, एंडोमेट्रियम है, वो इसके साथ साथ स्रावित होता रहता है। फिर यहाँ से लेकर के 13वें दिन तक वापस धीरे 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 ये वापस बढ़ना चालू होता है और लगभग बीचों बीच जो है वो होता है 14वां दिन, जिसको बोलते हैं अंडोत्सर्ग। तो यहाँ 13वें दिन तक की जो अवस्था होती है वो होती है कौन सी? पुटकीय प्रावस्था, जिसको हम प्रचुरोद्भवन प्रावस्था भी बोलते हैं। तो ये हमारी कौन सी प्रावस्था हुई? पुटकीय। पुटकीय प्रावस्था। फिर ये जो बीचों बीच 14वें दिन हमारी प्रावस्था है, ये जो प्रावस्था है हमारी, वो प्रावस्था है कौन सी? अंडोत्सर्ग। कौन सी है? अंडोत्सर्ग प्रावस्था। अंडोत्सर्ग जो लगभग मध्य में होती है। कौन से दिन? 14वें दिन। तो अंडोत्सर्ग कब होता है? 14वें दिन। और इसके लिए जो हार्मोन था हमारा वो था कौन सा? LH, जो अभी हम हार्मोन नियंत्रण में पढ़ेंगे। LH हार्मोन की जो सांद्रता वो उच्चतम होती है इस समय, जिसको LH सर्ज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? LH सर्ज, अधिकतम। फिर उसके बाद में अंडोत्सर्ग के बाद में जो पुट्टिका बची थी उसमें रक्त भर जाएगा और वो कार्पस ल्यूटियम का कार्य करेगी। और जो हमारा ये जो गर्भाशय का स्तर था वो वापस धीरे 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 वापस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा और वापस उच्चतम स्तर पर पहुंच जाएगा। यानी गर्भाशय का स्तर जो एंडोमेट्रियम स्तर है वो वापस क्या हो जाएगा? मोटे स्तर में रूपांतरित
हो जाएगा और ये चलेगा हमारा 13वें से 28वें दिन तक, यानी लगभग कितने दिन का, 13 से 14 दिन की अवधि होती है, जिसको हम ल्यूटियल प्रावस्था या स्रावी प्रावस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? ल्यूटियल प्रावस्था या स्रावी प्रावस्था कहते हैं। और अब अगर निषेचन हो गया तो हमारा ये जो रज चक्र है वो यहीं पर अस्थायी रूप से क्या हो जाता है, बंद। और अगर निषेचन नहीं हुआ तो ये 28 दिन के बाद वापस आता है और हमारी जो पहली अवस्था थी उसमें वापस ये क्या कर जाता है, प्रवेश कर जाता है। और फिर वापस यही चक्र ऐसे चालू रहता है और फिर वापस पहली अवस्था में। तो इसको ये ज़रूरी नहीं मैंने यहाँ से आपको चालू किया है, सही समझने के लिए जैसे आपको लिखाया था उस समय यहाँ से चालू किया था। तो चक्र का मतलब यहाँ से चालू कर रहे हो तो यहाँ से चालू कर रहे हो, यहाँ जा रहे हो वापस, तो ऐसे घूम करके ऐसे करके ये आओगे। तो ये अवस्था कौन सी थी उसमें, अंतिम। कौन सी अवस्था पड़ी थी उसमें, ये अंतिम अवस्था पड़ी थी। और ये पड़ी थी हमने प्रारंभिक प्रावस्था। तो इसको कैसे भी आप समझ सकते हो। तो ये इसको हमने जो था हमारा उसको समझा दिया। अब जो है हमारा हार्मोनल जो नियंत्रण है इसका रज चक्र का, वो कैसे होता है, जो हम आज की क्लास में देखते हैं। देखो सबसे पहले ये हेडिंग डालेंगे आप, रज चक्र का हार्मोनल नियंत्रण। ये जो लिखा हुआ है वो लिख लेंगे आप सबसे पहले, रज चक्र का हार्मोनल नियंत्रण। रज चक्र का हार्मोनल नियंत्रण देख लेंगे आप सबसे पहले। और अब देखो इसमें रज चक्र का जो हार्मोनल नियंत्रण है वो कौन कौन करता है। देखो सबसे पहले पीयूष ग्रंथि जो है उसके हाइपोथैलेमस द्वारा कौन सा, गोनेडोट्रोपिन मोचक हार्मोन। कौन सा है, गोनेडोट्रोपिन मोचक हार्मोन, जिसको बोलते हैं GnRH। कौन सा हार्मोन बोलते हैं, GnRH का स्रावण किया जाता है। जो एडिनो हाइपोफाइसिस, जो हमारी पीयूष ग्रंथि है, अग्र पीयूष ग्रंथि जिसको बोलते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस, और एक होता है न्यूरो हाइपोफाइसिस जिसको हम पश्च पीयूष ग्रंथि बोलते हैं। इसकी दो पालियाँ हैं। तो ये एडिनो हाइपोफाइसिस का है, उसको ये क्या कार्य करेगा, FSH और LH हार्मोन के स्रावण हेतु प्रेरित करेगा। तो कहने का मतलब सबसे पहले कौन सा, GnRH ये हार्मोन स्रावित होगा। ये हार्मोन पीयूष ग्रंथि में आएगा और पीयूष ग्रंथि से दो हार्मोन स्रावित करवाएगा। कौन कौन से, FSH और दूसरा है हमारा कौन सा, LH। ये दोनों हार्मोन स्रावित होंगे। अब FSH हार्मोन क्या करेगा, देखो इससे नाम ही है फोलिक प्रेरक हार्मोन, पुट्टिका प्रेरक हार्मोन बोलते हैं इसको। तो ये क्या कार्य करेगा, अंडाशय में पुटकीय वृद्धि को प्रेरित करता है। क्या कार्य करता है ये, अंडाशय में पाई जाने वाली जो पुट्टिकाएं होती हैं उन पुट्टिकाओं की वृद्धि करने में यह हार्मोन कार्य करता है। LH हार्मोन देखो क्या कार्य करता है, LH हार्मोन जिसको ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बोलते हैं और इसको बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, FSH। पूरा नाम पूछा जा सकता है FSH और LH का। तो LH का तो बताओगे आप क्या, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और FSH का बुलाओगे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, या इसको पुट्टिका प्रेरक हार्मोन भी लिख सकते हो और इसको भी हिंदी में वैसे लिख सकते हो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। की सांद्रता अंडाशय में वेसिकुलर जो पुटक है उसके निर्माण में क्या करती है, सहायता करती है। फिर इसका चौथा कार्य है वो देखो, चौथा कार्य LH हार्मोन की जो उच्च सांद्रता है वो अंडोत्सर्ग की क्रिया को प्रेरित करती है। इस हार्मोन के अभाव में अंडोत्सर्ग संभव नहीं है। पूछा जा सकता है यहाँ से कि कौन सा हार्मोन है जिसके द्वारा अंडोत्सर्ग की क्रिया होती है, या किस हार्मोन की कमी से अंडोत्सर्ग की जो क्रिया है वो नहीं होगी या प्रभावित होगी। तो वो हार्मोन होगा हमारा कौन सा, LH हार्मोन। कौन सा हार्मोन होगा, LH हार्मोन जो है हमारा, उसकी उपस्थिति में अंडोत्सर्ग की जो क्रिया है वो क्या होगी, प्रभावित होगी। अगला कार्य देखना, क्या देख रहे हैं अगला, अंडाशय की जो पुटकी है, अंडाशय की जो पुटिकें हैं, पुटकीय प्रावस्था में ग्रेनुलोसा कोशिकाओं द्वारा, देखो अंडाशय की में पुटक बना था उसका कणिका में स्तर हुआ था। देखो ये जो पुटक था ये मान लो से, इसके चारों ओर ये कणिका में स्तर बना था, उसे हम क्या बोले थे, खुरदरा जो था स्तर, उसको ग्रेनुलोसा स्तर। अब ये स्तर क्या करेगा, एस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव करता है। किसका स्राव होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन। और इस हार्मोन की प्रेरण से गर्भाशय की भित्ति एंडोमेट्रियम
की मोटाई में क्या होती रहे, निरंतर वृद्धि होती रहती है। और साथ ही साथ गर्भाशयी जो ग्रंथियाँ हैं उनकी लंबाई में भी क्या हो जाती है, वृद्धि होना प्रारंभ हो जाती है। यानी इसके दौरान जो गर्भाशय की आंतरिक भित्ति है वो मोटी होगी और उसमें पाई जाने वाली जो ग्रंथियां हैं वो भी अपनी लंबाई में बढ़ाएंगे। कौन किसके कारण, कौन से हार्मोन के कारण, देखो ये क्रिया कौन से हार्मोन के कारण हो रही है, एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण। कौन से हार्मोन के कारण, एस्ट्रोजन हार्मोन। और एस्ट्रोजन हार्मोन किससे होगा, पुट्टिका से होगा। किससे होगा, पुट्टिका, प्रेरक पुट्टिका से होने वाला हार्मोन है। और पुट्टिका का भी कौन सी, ग्रेनुलोसा कोशिकाओं के द्वारा। और इस हार्मोन के प्रेरण से क्या होगा कि एंडोमेट्रियम जो स्तर है हमारा गर्भाशय का, वो स्तर मोटा हो जाएगा और इसमें पाई जाने वाली जो ग्रंथियां हैं वो लंबाई में क्या हो जाएंगी, अधिक हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, लंबाई में अधिक हो जाएंगी ये ग्रंथियां। और उसके बाद में देखो अगला जो हमारा है वो अगला कार्य है कि अंडोत्सर्ग के बाद बनी कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा प्रोजेस्टेरोन व एस्ट्रोजन का स्राव होता है। प्रोजेस्टेरोन व एस्ट्रोजन का स्राव होता है। तो यहाँ पर देखना एस्ट्रोजन दो चीज़ों से हो रहा है, एक तो पुट्टिका से स्रावित हो रहा था ग्रेनुलोसा कोशिकाओं से, और एक किससे हो रहा है, कॉर्पस ल्यूटियम से। पूछा जा सकता है, प्रश्नों में प्रश्न हो सकता है कि कॉर्पस ल्यूटियम का स्राव होता है, कॉर्पस ल्यूटियम का स्राव होता है। तो एक तो पुट्टिका की ग्रेनुलोसा कोशिकाओं से और एक किससे हो रहा है, कॉर्पस ल्यूटियम से। किसका स्राव, एस्ट्रोजन का स्राव। जबकि प्रोजेस्टेरोन का किससे हो रहा है, केवल कॉर्पस ल्यूटियम से। अब सुनना, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या कार्य कर रहा है, गर्भाशय को, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन गर्भाशय को आरोपण के लिए क्या करता है, तैयार करता है। आरोपण किसे कहते हैं कि जो भ्रूण है उसका इम्प्लांटेशन यानी उसका गर्भाशय के साथ क्या बना लेना, संबंध बना लेना ही क्या कहलाता है, आरोपण कहलाता है। अभी हम पढ़ेंगे प्रजनन की कार्यकी में आरोपण क्या होता है, तो वहाँ हम इसको डिटेल से समझेंगे। आगे देखो, साथ ही क्या कह रहा है ये, गर्भाशय की ओर रक्त संभरण यानी ब्लड सप्लाई, रक्त का जो संचार है, ब्लड सप्लाई जो है उसको भी बढ़ाने का कार्य करता है प्रोजेस्टेरोन। तो गर्भावस्था को बनाए रखने वाला हार्मोन कौन सा है, तो आएगा प्रोजेस्टेरोन। उसके बाद में अगले आ रही है, कार्पस ल्यूटियम के अपआसित होने पर प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन की सांद्रता घटने लग जाएगी। अरे कार्पस ल्यूटियम क्या साबित कर रहा है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन साबित कर रहा है। तो अगर कॉर्पस ल्यूटियम क्या हो रही है, अपहासित हो रही है, नष्ट हो रही है, निष्क्रिय कॉर्प एल्बिकेंस में बदल रही है, तो इनकी सांद्रता क्या हो जाएगी, घटने लग जाएगी। जिससे एफएसएच और एलएच का पुनः क्या हो जाएगा, श्रावण बढ़ने लगेगा और रज चक्र की जो प्रथम प्रावस्था थी वो क्या हो जाएगी, पुनः शुरू हो जाएगी, दोबारा से शुरुआत उसकी हो जाएगी। तो ये हमारे क्या था, रज चक्र का जो हार्मोनल नियंत्रण है वो था। अब देखते हैं हम किसके बारे में पढ़ते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है प्रजनन की कार्य की, यानी प्रजनन हमारा कैसा होता है उसकी कार्य को पढ़ने के लिए हम जो है वो निम्न बिंदुओं के बारे में अध्ययन करते हैं। तो देखते हैं, पहले मैं इसको समझाता हूँ प्रजनन की कार्य की। प्रजनन की कार्य की, यानी प्रजनन की कार्य की का मतलब है कि प्रजनन की क्रिया होती है उसमें कौन कौन से कार्य होते हैं। तो उसमें देखो प्रजनन की कार्य की में जो हमारे मुख्य बिंदु हैं, प्रजनन की जो कार्य की है उसमें जो हमारे मुख्य बिंदु हैं वो कौन कौन से हैं, वो बिंदु देखते हैं हम। उसमें जो पहला बिंदु आता है हमारा वो आता है कौन सा, मैथ्यून। कौन सा आता है, मैथ्यून। पहला बिंदु आता है मैथ्यून। दूसरा जो बिंदु है इसका वो आता है अंडोत्सर्ग। अंडोत्सर्ग। तीसरा जो इसका बिंदु है वो तीसरा बिंदु आता है इसका क्या, निषेचन। निषेचन।
और जो इसका चौथा बिंदु आता है वो आता है आरोपण। आरोपण। और उसके बाद में हम पढ़ते हैं गर्भकाल। क्या पढ़ते हैं? गर्भकाल। गर्भकाल। ये जो क्रियाएं हैं वो हम आज की जो क्लास में हमारी प्रजनन की कार्य की है उसके अंतर्गत पढ़ेंगे। देखो, अब इनमें से सबसे पहले जो है हमारा प्रजनन की कार्य की में पहला जो पॉइंट है मैथुन, जिसको मैंने आपको पहले ही बताया कि नर और मादा जो आपस में संगम करते हैं, कि मान लो ये क्या है, हमारा कोई नर है और ये क्या है, मादा है। ये दोनों क्या हो रहे हैं, पास पास संपर्क में आ रहे हैं और एक दूसरे से शारीरिक संबंध बना रहे हैं। एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, शारीरिक संबंध बना रहे हैं। तो इस क्रिया को हम क्या कहेंगे, मैथुन कहेंगे। और इस क्रिया के दौरान क्या होता है, इस क्रिया के दौरान होती है क्रिया कौन सी, वीर्य सेचन। कौन सी क्रिया होगी इस क्रिया के दौरान, वीर्य सेचन। इस क्रिया से वीर्य सेचन होगा, यानी जो नर था हमारा वो अपने शुक्राणु को क्या कर देगा, मादा के जनन मार्ग में छोड़ देगा। उस क्रिया को हम कहेंगे क्या, वीर्य सेचन कहेंगे। वीर्य सेचन की परिभाषा पहले भी आपके 2-3 बार आ चुकी है, इसलिए इंपॉर्टेंट परिभाषा है कि वीर्य सेचन किसे कहते हैं और मैथुन किसे कहते हैं। तो मैथुन में क्या होता है, नर और मादा एक दूसरे के पास पास आते हैं। ये नर था, मान लो ये मान लो हमारा नर था, वाई से बता दूँ और इसको एक्स से, ये दोनों पास पास आएंगे। इनमें मैथुन की क्रिया जागृत होगी और इनमें मैथुन जागृत होने से नर में क्या आएगी, लैंगिक उत्तेजना आएगी, नर का शिश्न उत्तेजित होगा और नर और मादा आपस में संगम करेंगे, जिसके कारण नर अपने जो शुक्राणु हैं उनको मादा के जनन मार्ग में क्या कर देगा, स्थानांतरित कर देगा और उस क्रिया को वीर्य सेचन कहते हैं। जनन मार्ग यानी योनि मार्ग जो है उसमें उनका छोड़ने की क्रिया वीर्य सेचन कहलाती है। उसके बाद में अंडोत्सर्ग, अभी हमने जो मादा में पढ़ा है, अंडोत्सर्ग के परिपक्व जो ग्राफीन पुटक है उसके फटने से द्वितीयक ओसाइड बाहर निकलता है, उस क्रिया को हम अंडोत्सर्ग कहते हैं। और इसके लिए अभी हमने हार्मोन पढ़े, LH और FSH 2 हार्मोन है वो कार्य करते हैं। ये अंडोत्सर्ग हो गया। फिर अंडोत्सर्ग हो गया तो उसके बाद में ये मान लो हमारा अंडा है और मैथुन क्रिया से ये हमारे क्या आ गए थे, शुक्राणु। तो अंडाणु और शुक्राणु का वापस में मिलन वो कहलाता है निषेचन। और उसमें आपने, जब हम जनन तंत्र पढ़ रहे थे उस समय हमने देखा भी था कि नर में जो निषेचन की क्रिया होती है वो कहाँ पर होती है, तो उसका हमारा आंसर क्या था, अंडवाहिनी में। कहाँ होती है, अंडवाहिनी। यानी मानव में जो निषेचन की क्रिया होती है वो कहाँ पर संपन्न होती है, अंडवाहिनी में संपन्न होती है। देखो यहाँ केवल मैं समझा रहा हूँ, आपको ये लिखने नहीं है, इसलिए ऐसे नहीं कि साफ नहीं लिख रहे या मैं दिख नहीं रहा, केवल मैं बोल रहा हूँ उसको समझे। और तो मानव में जो निषेचन की क्रिया हो रही है वो कहाँ पर संपन्न होती है, अंडवाहिनी में। यह आपको सभी आगे लिखा हुआ मिल जाएगा, जो आपके लिए एडिट की गई हैं उनमें से आपको लिखना है, केवल यहाँ समझा रहा हूँ। तो निषेचन हो गया। अब निषेचन के बाद में क्या होगा, आरोपण। आरोपण का मतलब है कि जो निषेचित भ्रूण था हमारा उसका मादा के गर्भाशय की जो भित्ति है, मादा का जो आंतरिक स्तर है उसके साथ जो उत्तक के संबंध बनेगा। मान लो देखो ये मान लो माता का गर्भाशय है। अब इस गर्भाशय में ये मान लो यहाँ पर भ्रूण है। अब इस भ्रूण का और मादा के गर्भाशय की जो आंतरिक भित्ति है उन दोनों का जो उत्तकीय संबंध होगा, ये दोनों जो आपस में जुड़ेंगे उस क्रिया को क्या कहेंगे, आरोपण कहेंगे। क्या कहेंगे, आरोपण। और आरोपण के बाद में फिर इस भ्रूण का क्या होता रहेगा, परिवर्धन। यानी ये भ्रूण धीरे धीरे क्या होता रहेगा, बड़ा होता रहेगा। और जैसे इसकी गर्भ अवधि जो होती है 270 से 280 दिन की वो पूरी हो जाएगी तो ये क्या करेगा, प्रसव करेगा। क्या करेगा, प्रसव करेगा और एक शिशु के रूप में जन्म ले लेगा। तो ये हमारी प्रजनन की कार्यकी में हम जो विभिन्न चरण हैं उनको आज की क्लास में पढ़ते हैं। तो अभी देखो हम सबसे पहले प्रजनन की कार्यकी के मुख्य चरणों में पढ़ते हैं। देखो हमारा जो पॉइंट है वो है प्रजनन की कार्यकी। प्रजनन की कार्यकी, और इसमें निम्न क्रियाओं का अध्ययन किया जाएगा जो अभी हमने बताई है। निम्न क्रियाएँ कौन कौन सी हैं, मैथुन क्रिया है, अंडोत्सर्ग की क्रिया है, निषेचन की क्रिया है, आरोपण है और गर्भकाल है। इनके बारे में हम यहाँ पर
पढ़ेंगे तो सबसे पहले आती है मैथ्यून की क्रिया, जो भी मैंने बताई। देखो, नर और मादा एक दूसरे के पास पास आते हैं। क्या कहा है यहाँ पर कि ये मान लो एक नर है और ये एक मादा है। ये दोनों सबसे पहले क्या करेंगे, पास पास आएंगे। ये नर आ गया और ये इसके पास क्या आ गई, मादा। अब इन दोनों में क्या होगा, देखो, दोनों में मैथ्यून की इच्छा जागृत होगी पास पास आने से, और उससे क्या होगी, उनमें लैंगिक उत्तेजना होगी, जिससे नर की जो शिश्न की रक्त कोटर है उनमें रक्त भर जाएगा। क्योंकि नर का जो शिश्न है वो सामान्य अवस्था में कैसा रहता है, शिथिल रहता है, और जैसे ही उत्तेजित अवस्था आएगी तो उसके जो रक्त कोटर थे, जो डोरे थे, उनमें रक्त भर जाएगा, और रक्त भरने से वो शिश्न कैसा हो जाएगा, सीधा और कठोर हो जाता है। कैसा हो जाता है, सीधा और कठोर हो जाता है। और नर इसे क्या करता है, मादा की योनि में डाल देता है, यानी मादा के योनि मार्ग में अपने शिश्न को डाल देता है। इस दौरान शिश्न के अग्रभाग पर उपस्थित जो मूत्र जनन छिद्र है उसके द्वारा वीर्य जो है वो मादा के योनि मार्ग में डाल दिया जाता है। वीर्य कहाँ पर डाल दिया जाता है, मादा के योनि मार्ग में वीर्य डाल दिया जाता है। और नर व मादा के होने वाली जो क्रिया है, जिसके द्वारा नर अपना वीर्य मादा की योनि में डालता है, उसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, वीर्य सेचन कहते हैं। तो इम्पोर्टेंट चीज़ है, इम्पोर्टेंट परिभाषा है यहाँ पर। अगर मैथ्यून की क्रिया किसे कहते हैं तो आएगा ये परिभाषा आपकी, क्या, कि नर व मादा के मध्य होने वाली वह क्रिया जिसमें नर अपना शिश्न मादा की योनि में डालता है, वो क्रिया तो मैथ्यून क्रिया। यानी नर और मादा आपस में क्रिया कर रहे हैं, जिसके दौरान नर है अपना शिश्न जो है मादा के योनि मार्ग में डालता है, उस क्रिया को तो बोलते हैं मैथ्यून क्रिया। और वीर्य सेचन किसे कहते हैं, कि मैथ्यून क्रिया के दौरान, मैथ्यून क्रिया करेगा उस दौरान शिश्न द्वारा जो शुक्राणु हैं उनको योनि में छोड़ा जाना क्या कहलाता है, वीर्य सेचन कहलाता है। क्या कहलाता है, वीर्य सेचन कहलाता है। इंसेमिनेशन कहते हैं उसको, क्या बोलते हैं, इंसेमिनेशन। तो वीर्य सेचन, तो यहाँ पर से हमारे पास दो परिभाषाएं आपके लिए आई। एक तो क्या, वीर्य सेचन की परिभाषा आ गई, कौन सी आई, वीर्य सेचन की परिभाषा। तो वीर्य सेचन कैसे कहते हैं, कि नर के द्वारा, नर अपने शिश्न के द्वारा या नर मैथ्यून की क्रिया के द्वारा अपने शुक्राणुओं को मादा के जनन मार्ग में डालता है, उस क्रिया को वीर्य सेचन कहते हैं। और मैथ्यून क्रिया क्या आई, कि नर और मादा जो आपस में पास पास आ रहे हैं और नर अपना जो शिश्न है वो मादा की योनि में डाल रहा है, वो क्रिया क्या कहलाती है, मैथ्यून। यानी नर और मादा का आपस में जो संगम हो रहा है उसी क्रिया को हम क्या बोलते हैं, मैथ्यून क्रिया कहते हैं। आगे देखो, अंडोत्सर्ग, अगली परिभाषा अगली जो आती है हमारी वो क्रिया आती है अंडोत्सर्ग। अंडोत्सर्ग क्या होता है, देखो, अंडोत्सर्ग की क्रिया होती है स्त्रियों में। यानी वीर्य सेचन की क्रिया कौन कर रहा है, पुरुष कर रहा है। वीर्य सेचन कौन कर रहा है, पुरुष। कहाँ पर कर रहा है, मादा के योनि मार्ग में। लेकिन यहाँ पर अंडोत्सर्ग होता है कहाँ पर, केवल और केवल अंडोत्सर्ग की जो क्रिया है वो महिलाओं में होती है। और अंडोत्सर्ग की क्रिया के पश्चात क्या होता है, गर्भाशय में तरंग गति से प्रारंभ होती है। यानी गर्भाशय में तरंग गति होती है जिससे अंडोत्सर्ग की क्रिया प्रभावित होती है। और इसके लिए पीयूष ग्रंथि से एफएसएच और एलएच हार्मोन क्या होते हैं, स्रावित, जो भी हमने पढ़ा दोस्तों, जिससे ग्राफियन पुट्टिका जो है उसका निर्माण होगा और द्वितीयक ओसाइड ग्राफियन पुट्टिका से मुक्त होकर उदर गुहा में आ जाएगा। द्वितीयक ओसाइड ग्राफियन पुट्टिका से मुक्त होकर उदर गुहा में आ जाएगा। इसी क्रिया को क्या बोलते हैं, अंडोत्सर्ग। तो परिभाषा यहाँ से इम्पोर्टेंट ये है, अंडोत्सर्ग किसे कहते हैं। देखो इनकी परिभाषाएं, अंडोत्सर्ग किसे कहते हैं, निषेचन किसे कहते हैं, मैथ्यून क्रिया किसे कहते हैं, वीर्य सेचन किसे कहते हैं, आरोपण किसे कहते हैं, गर्भकाल कितना होता है। ये हमारे बहुत सारे प्रश्न इसमें हर लाइन में, एक एक लाइन में मुख्य मुख्य प्रश्न बनते हैं। इसमें ये पार्ट है जो बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, तो आप हर पॉइंट को प्रश्नों की दृष्टि से देखते हुए समझें कि अंडोत्सर्ग के लिए आवश्यक हार्मोन कौन से हैं, तो एफएसएच, एलएच। कहाँ से स्रावित होते हैं, तो पीयूष ग्रंथि से। पीयूष ग्रंथि को स्रावित करने के लिए प्रेरित कौन करती है, तो आंसर आएगा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस कौन सा हार्मोन स्रावित करती है, तो आंसर आएगा जीएनआरएच, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। ये बहुत सारे प्रश्न इसमें से बन रहे हैं। देखो ये आ गई अंडोत्सर्ग की परिभाषा क्या है, कि द्वितीयक oocyte के द्वारा ग्राफियन पुट्टिका की भित्ति को छोड़कर या तोड़कर, छोड़कर क्या आएगा, तोड़कर उदर गुहा में मुक्त हो जाना अंडोत्सर्ग कहलाता है। और अंडोत्सर्ग के समय अंडाणु
द्वितीयक oocyte अवस्था में होता है। इम्पोर्टेंट चीज़ पूछा जा सकता है, अंडोत्सर्ग के समय अंडाणु होता है, तो आपका आंसर होगा द्वितीयक oocyte के रूप में। द्वितीयक oocyte के रूप में क्यों? क्योंकि अभी तक ये अंडा नहीं बना है, क्योंकि अभी तक इसमें अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय क्या है, बाकी है। यहाँ तक आपको बताया था कि अर्धसूत्री विभाजन जो द्वितीय होता है वो कब होता है, निषेचन से तुरंत पहले होता है, इसलिए ये कौन सी अवस्था में है, द्वितीयक oocyte। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमारी निकल कर आई है वो ये आई है, एक तो परिभाषा अंडोत्सर्ग किसे कहते हैं ये, और दूसरी इम्पोर्टेंट जो चीज़ है जो आपकी कंपैरिजन लेवल की है वो ये है कि अंडोत्सर्ग के समय अंडाणु किस अवस्था में होता है। तो उसका आंसर आएगा द्वितीयक oocyte अवस्था में जो अंडाणु है वो अंडोत्सर्ग के समय होता है। अगली जो हमारी क्रिया आती है वो क्रिया आती है कौन सी, निषेचन। कौन सी क्रिया आती है अगली, निषेचन की क्रिया। देखो निषेचन में क्या कह रहे हैं, मैथ्यून के पश्चात गर्भाशय में होने वाली तरंगित गति के कारण शुक्राणु गति करते हुए अंडवाहिनी में पहुंच जाते हैं और यही द्वितीयक oocyte होता है। अब द्वितीयक oocyte है वो फर्टिलाइजिन का स्राव करेगा। द्वितीयक oocyte क्या करेगा, फर्टिलाइजिन। देखो ये अंडाणु था, इससे स्रावित होगा कौन, फर्टिलाइजिन, और हमारा ये क्या था, शुक्राणु, इससे होगा एंटी फर्टिलाइजिन। कौन सा होगा, एंटी फर्टिलाइजिन, और इनकी आपस में क्रिया से ये आकर्षित होंगे और ये शुक्राणु जो है हमारा अंडकला की भित्ति से आकर चिपकेगा। फिर इसका एक्रोसोम जो है हमारा, जो हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम या स्पर्म लाइसिन स्रावित करेगा। कौन सा एंजाइम, स्पर्म लाइसिन, स्पर्म लाइसिन का स्राव करेगा, और उस स्पर्म लाइसिन के कारण क्या होगा, ये अंडकला को गलाएगा और अंडाणु अंदर चले जाएगा, शुक्राणु अंदर जाएगा अंडाणु में, सॉरी, और शुक्राणु और अंडाणु के केंद्रकों का संलयन होगा। उसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। देखो आगे, देखो क्या कह रहा है, देखो अब क्या कह रहा है यहाँ पर, oocyte है वो फर्टिलाइजिन स्रावित करेगा। क्या करेगा, फर्टिलाइजिन, और शुक्राणु का एक्रोसोम क्या करेगा, एंटी फर्टिलाइजिन का स्राव करेगा। अब जिससे दोनों एक दूसरे के समीप आ जाते हैं और ये दोनों एंजाइम जाति विशिष्ट होते हैं। जाति विशिष्ट होते हैं, यही कारण है कि मनुष्य का शुक्राणु है वो केवल मनुष्य के अंडाणु को ही निषेचित कर सकता है। किसके कारण, इन एंजाइम फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन के कारण ही ये जाति विशिष्ट होते हैं। कभी भी है, जैसे मनुष्य यानी मान लो घोड़ा है, गधा है, कुत्ता है, कोई भी है, तो उनमें आपस में एक जाति दूसरी जाति को जनन नहीं करने का एक यही कारण है। आगे देखो, अब शुक्राणु का जो एक्रोसोम है, शुक्राणु का एक्रोसोम वो हाइल्यूरोनिडेज अथवा स्पर्म लाइसिन का स्राव करेगा। जो अंडाणु का कोरोना रेडिएटा है वो बाहरी स्तर है, कोरोना रेडिएटा, अंडाणु का बाहरी स्तर कोरोना रेडिएटा, उसको गला देगा। और अब शुक्राणु जोना पेल्यूसिडा जो उसका पारदर्शी आवरण था उसको भेद करके अंडद्रव्य में प्रवेश कर जाता है। मनुष्य में शुक्राणु का शीर्ष व मध्य भाग अंडे में प्रवेश करते हैं, पूंछ भाग अंडे में प्रवेश नहीं करती है, और केवल एक शुक्राणु ही अंडे में प्रवेश करता है। ये भी मुख्य चीज़ है, केवल एक शुक्राणु ही अंडे में प्रवेश करता है, क्योंकि इसके प्रवेश करने के बाद इसमें क्या बन जाती है, प्लाज्मा झिल्ली बन जाती है, वो निध्रुवित हो जाती है, यानी यह ध्रुवित हो गई, अब दूसरे को आकर्षित नहीं करेगी। तो देखो आगे क्या कह रहे हैं, इसमें कर नहीं कर पाता है। देखो क्या कह रहा है, केवल एक शुक्राणु ही है वो अंडाणु में प्रवेश कर पाता है। इसके बाद अंडे की प्लाज्मा झिल्ली निध्रुवित हो जाती है, जिससे अन्य शुक्राणु प्रवेश नहीं कर पाते, और अब अंडाणु व शुक्राणु के केंद्रक आपस में संलयन करते हैं एवं एक द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करते हैं। इस क्रिया को निषेचन, फर्टिलाइजेशन कहते हैं या फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट जो हमारी परिभाषा निकल कर आ रही है, वो परिभाषा जो है हमारी वो कौन सी निकल कर आ रही है, वो परिभाषा हमारी आ रही है कौन सी, निषेचन किसे कहते हैं। तो आपका आंसर होगा नर व मादा, नर व मादा। देखो निषेचन किसे कहते हैं, ये हमारी परिभाषा है। तो आप कहेंगे नर व मादा युग्मकों के संलयन से युग्मनज के निर्माण की प्रक्रिया को
किसको? युग्मनज के निर्माण की प्रक्रिया को, यानी नर और मादा युग्मकों का संलयन होगा और उससे किसका निर्माण होगा? युग्मनज का निर्माण होगा। उस क्रिया को ही क्या कहते हैं? निषेचन। यानी नर और मादा युग्मक संलयन करके एक द्विगुणित युग्मनज बनाते हैं, उसे निषेचन कहते हैं। और ये आ गई मुख्य चीज़ कि जो मानव में निषेचन होता है वो कहाँ पर होता है? अंडवाहिनी में होता है। और अंडवाहिनी में मैंने बता दिया आपको, अगर अंडवाहिनी का भाग पूछा जाए, शॉर्ट में अगर सीधा पूछा जाए तो अंडवाहिनी देगा, अंग देगा तो, और अगर अंडवाहिनी का भाग देगा तो अंडवाहिनी का जो मुड़ा हुआ भाग था, आपको बताया था ऐसे अंडवाहिनी होती है हमारी, जो मादाओं की अंडवाहिनी वो ऐसी अंडवाहिनी होती है। तो इसका जो ये मुड़ा हुआ भाग था जिसको हम क्या बोल रहे थे? एम्प्यूला। एम्प्यूला। तो ये एम्पुला जो भाग है, जो मुड़ा हुआ इसका भाग है, उसमें निषेचन की क्रिया क्या होती है? संपन्न होती है। तो मानव में निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कौन सा होता है? अंडोत्सर्जन। अब देखो मनुष्य में आगे ये बता रहा है कि मोनोस्पर्मी अवस्था पाई जाती है। इसका मतलब शुक्राणु जो है, एक ही शुक्राणु अंडे में प्रवेश करता है। यानी ये विशेषता बता रहे हैं क्या? कि मनुष्य में मोनोस्पर्मी अवस्था पाई जाती है, अर्थात एक ही जो शुक्राणु है वो अंडाणु में प्रवेश कर पाता है, शेष शुक्राणु प्रवेश नहीं कर पाते। और एक से अधिक शुक्राणु का अंडाणु में प्रवेश करना पॉलीस्पर्मी कहलाता है। यहाँ पर ये मुख्य चीज़ आ रही है क्या? पॉलीस्पर्मी किसे कहते हैं? तो सामान्यतः एक अंडाणु में एक ही शुक्राणु प्रवेश करता है, लेकिन अगर एक अंडाणु में एक से अधिक शुक्राणु प्रवेश कर जाए तो उसे पॉलीस्पर्मी कहते हैं। और इसे रोकने के लिए वल्कुटीय क्रियाएं, इसे रोकने के लिए क्या होती हैं? वल्कुटीय क्रियाएं होती हैं। इसे रोकने के लिए क्या बता रहे हैं? वल्कुटीय क्रियाएं संपन्न होती हैं। वल्कुटीय क्रियाएं वह निषेचन पश्चात बनने वाली पीतक झिल्लियाँ हैं, वो सहायता करती हैं, जिससे वो निध्रुवित हो जाता है। और निध्रुवित होने के कारण क्या होगा? कि अन्य शुक्राणु उसकी ओर आकर्षित नहीं होंगे, अन्य शुक्राणु अंदर प्रवेश नहीं करेंगे। अब अगला जो हमारा आता है वो आता है आरोपण। कौन सा आता है? आरोपण, जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन या आरोपण क्या होता है? अभी मैंने बताया था कि जो गर्भाशय का और जो हमारा भ्रूण था उनका, उन दोनों की जो भित्तियां हैं, गर्भाशय का आंतरिक भित्ति और उस भ्रूण की भित्ति, उन दोनों का जो उत्तकीय संबंध बनेगा, कौन सा संबंध बनेगा? उत्तकीय जो संबंध बनाएंगे, उससे जुड़ने की जो क्रिया होगी उसको ही आरोपण या इम्प्लांटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? आरोपण या इम्प्लांटेशन। देखो क्या कह रहे हैं, ये कब होता है? मानव में निषेचन के 3 दिन बाद तक युग्मनज अंडवाहिनी में रहता है, यानी लगभग 72 घंटे तक युग्मनज जो था हमारा वो अंडवाहिनी रहेगा। अगले 3 दिन तक वो गर्भाशय में मुक्त पड़ा रहेगा। 3 दिन बाद वो गर्भाशय में आ जाएगा और 3 दिन तक वो मुक्त अवस्था में गर्भाशय में रहेगा। अब उसके बाद में 6वें दिन, कौन से दिन? 6वें दिन यह युग्मनज गर्भाशय की एंडोमेट्रियम भित्ति से, एंडोमेट्रियम भित्ति आपको पता है आंतरिक भित्ति, उससे उत्तकीय संबंध बना लेता है और उससे जुड़ जाता है, और इस क्रिया को ही आरोपण कहते हैं। तो क्या कह रहा है यहाँ पर? कि युग्मनज का या भ्रूण का गर्भाशय के एंडोमेट्रियम भित्ति से उत्तकीय संबंध बनाने की जो क्रिया है वो क्या कहलाती है? आरोपण। और इसमें जो उत्तकीय संबंध बना है उस उत्तकीय संबंध को क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं प्लेसेंटा। क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा। उस उत्तकीय संबंध को बोलते हैं प्लेसेंटा, अफरा, या जिसको प्लेसेंटा भी कहते हैं और अफरा भी बोलते हैं, जिसके द्वारा क्या करेगा? भ्रूण है वो माँ से जुड़ा हुआ होगा। भ्रूण है वो माँ से भोज्य पदार्थ हैं या अन्य जो भी उत्सर्जी पदार्थ हैं वो सभी उसी से उनका संपर्क होगा। देखो आगे दे रखा है, ये रहा, माता के गर्भाशय व भ्रूण के मध्य बनने वाले इस उत्तकीय संबंध को क्या कहते हैं? प्लेसेंटा। ये भी प्रश्न आता है इंपॉर्टेंट, प्लेसेंटा किसे कहते हैं? तो आरोपण के दौरान माता का जो गर्भाशय है वो और भ्रूण उनके मध्य बनने वाला उत्तकीय संबंध क्या कहलाता है? प्लेसेंटा या अपरा कहलाता है। इसी प्लेसेंटा का दूसरा नाम क्या आ सकता है? अपरा। अपरा, या इसको नाभिनाल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाभिनाली। प्लेसेंटा जो है हमारा, प्लेसेंटा माँ व भ्रूण के बीच उपस्थित वह उत्तकीय संबंध होता है जिसके द्वारा भ्रूण को पोषण, ऑक्सीजन
उत्सर्जी पदार्थ आदि का सेवन किया जाता है और यह एक अस्थायी अंतःस्रावी ग्रंथि है। प्लेसेंटा का जो नियमन है वो कार्पस ल्यूटियम द्वारा स्रावित प्रोजेस्टेरोन द्वारा किया जाता है। यानी इसका जो नियमन वो कौन करेगा? जो कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा जो स्रावित हार्मोन था प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, वो अफरा की क्रियाओं का क्या करेगा? नियमन करेगा। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट जो पेज में हमारा दिख रहा है वो एक तो प्लेसेंटा किसे कहते हैं वो, और एक प्लेसेंटा के कार्य क्या क्या हैं। तो प्लेसेंटा के कार्य ये हुआ, भ्रूण को पोषण, ऑक्सीजन और उत्सर्जी पदार्थ आदि का सेवन करने का कार्य कौन करती है? प्लेसेंटा करती है। फिर प्लेसेंटा के कार्यों का नियंत्रण कौन करेगा? तो कॉर्पस ल्यूटियम द्वारा स्रावित प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, वो इसके कार्यों का क्या करता है? नियंत्रण करता है। आगे देखते हैं क्या कह रहा है। मानव की जो प्लेसेंटा का निर्माण है वो भ्रूण की कोरियोन व एलेंटोइस बाह्य भ्रूणीय झिल्लियों से होता है। यानी कोरियोन और एलेंटोइस दो मानव की बाहरी भ्रूणीय झिल्लियाँ हैं जिनसे अपरा बनता है, इसीलिए मानव का जो अपरा है उसको बोलते हैं एलेंटोकोरियोनिक प्लेसेंटा। एलेंटोकोरियोनिक प्लेसेंटा पूछा जा सकता है कि मानव में किस प्रकार का प्लेसेंटा पाया जाता है, तो आप उसका उत्तर देंगे एलेंटोकोरियोनिक प्लेसेंटा। क्यों? क्योंकि इसके निर्माण में मानव जो भ्रूण है उसकी जो बाह्य झिल्लियाँ हैं कोरियन और एलेंटोइस वो भाग लेती हैं, या कोरियोनिक एलेंटो प्लेसेंटा बोलते हैं। प्लेसेंटा के साथ परिवर्धित होने वाले भ्रूण को फीटस कहते हैं। अब प्लेसेंटा के साथ जो भ्रूण परिवर्धित होगा, जो माँ के गर्भाशय में जुड़ा हुआ है, जो भ्रूण परिवर्तित हो रहा है उसे बोलते हैं फीटस। जैसे जैसे भ्रूण का विकास होता जाता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव क्या होने लगेगा? कम होने लगेगा, क्योंकि गर्भावस्था को बनाए रखने वाला जो हार्मोन है वो हमारा कौन सा है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है। तो जैसे जैसे इसका जो है वो प्रोजेस्टेरोन का स्राव है वो क्या होने लगेगा? कम होने लगता है। अब आगे देखो गर्भकाल, कि जैसे ही निषेचन हो गया, आरोपण हो गया, तो अब कितने दिनों तक शिशु है? तो देखो निषेचन से लेकर, कहाँ से लेकर के? निषेचन से लेकर शिशु जन्म तक का संपूर्ण समय वो क्या कहलाता है? गर्भकाल कहलाता है। कहाँ से लेकर? निषेचन से लेकर शिशु जन्म तक के जो समय है वो गर्भकाल कहलाता है। इसमें क्या क्या होता है? आरोपण, इम्प्लांटेशन, निर्माण, भ्रूण परिवर्धन व प्रसव आदि क्रियाएं गर्भकाल में ही होती हैं। स्त्रियों में गर्भकाल 270 से 290 दिन का होता है। कितना होता है? 270 से 290 दिन का होता है। और न्यूनतम गर्भकाल की हम बात करें तो 180 दिन हो सकता है, और अधिकतम की बात करें तो हो सकता है कितना? 330 दिन के लगभग की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, लगभग। यानी सामान्यतः औसत की बात करें तो ये होता है 270 से 290 दिन का, जो सामान्य महिलाओं में, लेकिन कई संयोगवश ये भी कई बार हो जाता है। 180 दिन न्यूनतम और 330 दिन अधिकतम ये गर्भकाल भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर हमारे को आपको ये याद नहीं रखना है, केवल मनुष्य का गर्भकाल पूछेगा तो आपको ये याद रखना है 270 से लेकर 290 दिन का है, और मनुष्य में प्राय एक बार में एक ही शिशु को जन्म देता है। वो संयोग होते हैं कि कई बार जुड़वा संतानें हो जाती हैं, वरना सामान्यतः जो मनुष्य है वो हमारा एक बार में एक ही संतान को क्या करता है? जन्म देता है। अब हम यहाँ पर आगे क्या पढ़ेंगे? सहगर्भता में भ्रूणीय परिवर्धन पढ़ेंगे, और एक मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया है वो पढ़ेंगे। मनुष्य में लिंग निर्धारण की जो प्रक्रिया है मानव में, जो बोर्ड एग्जाम में आई हुई भी है। तो ये हमारा जो आज का जो टॉपिक था उसमें हमने क्या पढ़ा? मानव में प्रजनन की कार्यकी के बारे में अध्ययन किया। किसके बारे में अध्ययन किया? मानव में प्रजनन की कार्यकी के बारे में अध्ययन किया। और प्रजनन की जो कार्यकी में हमने पढ़ा उसमें हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहली जो प्रक्रिया पढ़ी वो पढ़ी मैथुन, दूसरी प्रक्रिया अंडोत्सर्ग, तीसरी प्रक्रिया निषेचन, और चौथी जो प्रक्रिया थी वो थी आरोपण। ये थी प्रजनन की कार्यकी में। उसके बाद में आया गर्भकाल। प्रजनन की कार्यकी में पहली मैथुन क्रिया। मैथुन में क्या हुआ? नर और जो मादा है उनका जो संगम की जो क्रिया है वो मैथुन क्रिया कहलाती है। और मैथुन क्रिया के दौरान क्या होता है? वीर्य सेचन की क्रिया होती है।
और उसके बाद में जो अगली क्रिया थी वो थी अंडोत्सर्ग। अंडोत्सर्ग क्या था कि जो परिपक्व ग्राफियन पुटक है उसका फटना और उसके द्वारा जो द्वितीयक ओसाइट है उसका उदर गुहा में या अंडवाहिनी में मुक्त होने की जो क्रिया है वो अंडोत्सर्ग कहलाई थी। इससे जो हार्मोन है वो हार्मोन था LH और FSH। उसके बाद में निषेचन, तो अंडाणु और शुक्राणु के केंद्रकों का जो संलयन है वो निषेचन। इसके लिए जो हार्मोन थे अंडाणु फर्टिलाइजिन, शुक्राणु से एंटी फर्टिलाइजिन हार्मोन स्राव हो रहा था। निषेचन के बाद में क्या हुआ था, आरोपण। आरोपण किसे कह रहे थे कि गर्भाशय की भित्ति का और भ्रूण की भित्ति जो है उनका उत्तक संबंध है वो क्या कहलाता है, आरोपण कहलाता है। उसके बाद में गर्भकाल जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये थी आज की हमारी क्लास, आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद, अगली क्लास में फिर मिलेंगे।